जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एससीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं पंकज शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बारे में। और जैसा कि मैं अपने पहले लेक्चर में बता चुका हूं कि मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। लेकिन दोस्तों, यदि हम आज़ादी के पहले की बात करें तो आज़ादी के पहले मध्य प्रदेश नाम का कोई भी राज्य अस्तित्व में नहीं था। यदि हम आज़ादी की पहले की स्थिति की बात करें तो आज़ादी की पहले सेंट्रल इंडिया एजेंसी सीपी अर्थात सेंट्रल प्रोविजेंस और बरार, याद रखना है, आज़ादी की पहले 3 इलाके मुख्य रूप से दिखाई पड़ते हैं। एक सेंट्रल इंडिया एजेंसी, दूसरा सीपी बरार, सीपी अर्थात सेंट्रल प्रोविजेंस और बरार वाला इलाका जो है वो दिखाई पड़ता है। और इनकी जो संयुक्त प्रशासनिक केंद्र था वो नागपुर जो है इनका संयुक्त रूप से प्रशासनिक केंद्र हुआ करता था। और यदि हम वर्तमान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो भोपाल आज़ादी के पहले एक स्वतंत्र राज्य था। याद रखें कि जो भोपाल है वो एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित था आज़ादी के पहले। तो दोस्तों, ये आज़ादी के पहले की मध्य प्रदेश की स्थिति है। और यदि हम आज़ादी के बाद की बात करें तो 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, उसके बाद जो हमारा मध्य प्रदेश है उसके यदि हम क्षेत्र की बात करते हैं तो उसके क्षेत्र के अंतर्गत एक तो सेंट्रल इंडिया अर्थात मध्य भारत जो है वो मौजूद था। मध्य भारत का मतलब क्या था कि जो पश्चिम की रियासतें थी, ये जो इलाका है, ये पूरा जो इलाका है ये पश्चिम की रियासतों का इलाका था। और इन सभी रियासतों को मिलाकर यहाँ पर बनाया था सेंट्रल इंडिया अर्थात मध्य भारत। तो याद रखना है कि मध्य भारत जो है वो हमारे मध्य प्रदेश का हिस्सा था। कब? आज़ादी के बाद के समय की यदि हम बात करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर याद रखें आप लोग सीपी सेंट्रल प्रोविजेंस, सेंट्रल प्रोविजेंस का हिस्सा कौन था? तो याद रखें ये जो हिस्सा है ये सेंट्रल प्रोविजेंस का हिस्सा था। और यहीं पर जो हिस्सा है वो था महाकौशल। तो महाकौशल यहाँ था ये, और ये था सीपी। और इसके साथ साथ था एक और एरिया जिसका नाम था बरार। बरार जो है वो दक्षिण का इलाका था, यहाँ पर स्थित है बरार, याद रखना है। और यहाँ पर एक एरिया था विदर्भ जो भी पहले मध्य प्रदेश में शामिल था। इस समय सेंट्रल इंडिया अर्थात मध्य भारत, सीपी अर्थात सेंट्रल प्रोविजेंस और बरार का इलाका था। इसके अलावा यहाँ पर विंध्य प्रदेश प्लस भोपाल भी था। याद रखें, आज़ादी के बाद विंध्य प्रदेश और भोपाल को भी शामिल किया था। आप अच्छे से जानते हैं कि जो भोपाल एक इंडिपेंडेंट अर्थात स्वतंत्र राज्य था। यदि विंध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर ये बुंदेलखंड की रियासतें थीं यहाँ पर, और ये था बघेलखंड की रियासतें। तो बुंदेलखंड और बघेलखंड इन दोनों की रियासतों को मिलाकर बनाया गया था विंध्य प्रदेश। तो जो आज़ादी के बाद का मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं, प्रारंभिक तौर पर 1947 के बाद विंध्य प्रदेश भी इसका हिस्सा था। अब हमारे पास कितने क्षेत्र हो गए? सीआई अर्थात मध्य भारत, सीपी अर्थात सेंट्रल प्रोविजेंस, बरार, विंध्य प्रदेश और भोपाल, इन सबको मिलाकर कितने 3 भाग बनाए गए। कितने भाग बनाए गए थे? 3 भाग बनाए गए थे। और वो भाग कौन कौन से थे? भाग क, भाग ख और भाग ग। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, क ख ग, 3 भाग बनाए गए थे 1947 में आज़ादी के बाद। और अब हमको ये देखना होगा कि ये पार्ट 3 कौन कौन से थे। हम एक एक करके इस मैप के साथ साथ हम समझते चले जाएंगे। हाल फिलहाल तो अब ये देखिए कि ये वाला एरिया आपको पता है कि पश्चिम की रियासतों को मिलाकर मध्य भारत बनाया था। यहाँ पर सीपी अर्थात सेंट्रल प्रोविजेंस था, यहाँ पर महाकौशल था, यहाँ पर बरार था, यहाँ पर विदर्भ था, और ये जो इलाका है ये था आपका भोपाल। तो भोपाल कहाँ था? ये बीच वाला इलाका था। ये पूरा इलाका आपका छत्तीसगढ़ का इलाका आता है। और यहाँ पर हुआ करता था दंडकारण्य, जो अब छत्तीसगढ़ का भी हिस्सा है, छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा का भी हिस्सा है। याद रखना, दंडकारण्य यहाँ था। तो इस प्रकार से आपका मध्य प्रदेश जो 1947 में आज़ादी के बाद जो है वो बना था। अब देखो कि ये जो आपका मध्य प्रदेश है इसमें कितने भाग हैं? भाग क, भाग ख और भाग ग। एक एक करके हम इन भाग को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाग क की। जो भाग क है इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल किया गया था? एक तो सीपी अर्थात ये वाला इलाका किया था। इसके बाद इसमें शामिल क्या किया था? महाकौशल, मतलब ये वाला इलाका भी इसमें शामिल कर लिया गया था। इसके बाद इसमें क्या शामिल किया गया था? सीजी अर्थात छत्तीसगढ़ वाला इलाका, ये भी शामिल कर लिया गया था। इसके अलावा इसमें क्या? बरार को भी शामिल कर लिया गया था। मतलब इन क्षेत्रों को मिलाकर जो बना था वो क्या बना था? भाग क बना था। याद रखें, ये भी भाग क में है, ये भी भाग क में है, और ये इलाके जो हैं ये भी भाग क में था। और इसकी जो राजधानी थी वो राजधानी बनाई गई थी
नागपुर को। भाग क की राजधानी किसको बनाया गया था? नागपुर को बनाया गया था। और इसके जो सीएम थे, मुख्यमंत्री बनाए गए थे, वो रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल जो थे उनको भाग क का मुख्यमंत्री बनाया था। जबकि यहाँ का जो राज्यपाल था उसका नाम था ई राघवेंद्र राव। ई राघवेंद्र राव को यहाँ का राज्यपाल बनाया गया था। और इस वाले भाग में कुल 5 संभाग और 22 जिले बनाए गए थे। कितने? 5 संभाग और 22 जिले बनाए गए थे। ये पूरा था भाग क का हिस्सा। याद रखें, एक एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बनता है और आपको ध्यान होना चाहिए कि भाग क में सीपी, महाकौशल, छत्तीसगढ़, बरार का इलाका शामिल था। इसकी राजधानी नागपुर थी। मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। राज्यपाल ई राघवेंद्र राव थे। 5 संभाग और 22 जिले इसमें शामिल किए गए थे। यदि हम बात करें भाग ख की, तो भाग ख में क्या शामिल किया गया था? भाग ख में था मध्य भारत। जो पश्चिम की रियासतें थी उसको मिलाकर मध्य भारत बनाया गया था। तो यहाँ पर मध्य भारत जो है वो भाग ख में था। तो याद रखिएगा कि भाग ख में मिलाया गया था मध्य भारत, जिसमें कितनी 26 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 26 रियासतें मिलाई गई थी। और इससे कितने ज़िले बने थे? 16 ज़िले जो थे वो मध्य भारत वाले भाग ख में शामिल थे। अब ये 26 रियासतें व 16 ज़िले का जो भाग ख बना था, इसकी राजधानी की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी थी 6 माह इंदौर और 6 माह थी ग्वालियर। तो याद रखें 6 माह जो था वो राजधानी हुआ करती थी, राजधानी बदलती रहती थी। ये जो राजधानी थी ये शीतकालीन राजधानी थी और जो इंदौर थी वो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। ये याद रखिएगा कि जो मध्य भारत वाला भाग ख का हिस्सा था उसमें 2 राजधानियाँ थीं। 6 महीने में राजधानी परिवर्तित होती थी। याद रखें, ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर हुआ करती थी और शीतकालीन राजधानी ग्वालियर हुआ करती थी। अगर इसके मुख्यमंत्री की बात करें तो याद रखना कि भाग ख के जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था लीलाधर जोशी, या सेठ आप बोल सकते हैं, ये नाम था। और यहाँ के राज्यपाल थे तख्तमल जैन। ये 2 नाम आप याद रखिएगा कि भाग ख जो है उसके अंदर मध्य भारत था। 26 रियासतें मिलाकर 16 ज़िले बनाए गए थे। राजधानी 6 महीने इंदौर, 6 महीने ग्वालियर हुआ करती थी। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे वो लीलाधर जोशी थे और राज्यपाल जो थे वो तख्तमल जैन थे। तो ये जो है ये आपका मध्य प्रदेश के भाग ख का हिस्सा था। अब हम बात करते हैं भाग ग की। यदि हम भाग ग की बात करें तो इसके अंतर्गत बुंदेलखंड प्लस बघेलखंड की जो रियासतें थी वो मिलाई गई थी और इसे नाम दिया गया था विंध्य प्रदेश। तो याद रखें भाग ग के अंतर्गत विंध्य प्रदेश शामिल था। ये वाली रियासतें मिलाकर बना था विंध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी जो थी, इसकी राजधानी बनाई गई थी रीवा को। तो याद रखें इसकी राजधानी थी रीवा। और यदि हम बात करते हैं कि इसके मुख्यमंत्री कौन थे तो शंभूनाथ शुक्ला, है ना। शंभूनाथ शुक्ला जो थे वो इसके मुख्यमंत्री हुआ करते थे। किसके मुख्यमंत्री हुआ करते थे? भाग ग के। तो इस प्रकार हमने 3 भाग देख लिए मध्य प्रदेश के, भाग क, भाग ख और भाग ग। अब दोस्तों अब बात आती है कि भोपाल का क्या हुआ। तो भोपाल का क्या हुआ वो देखते हैं कि जो भोपाल है वो 1949 तक तो एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। और 1949 तक स्वतंत्र राज्य जब हुआ करता था तो इसके जो नवाब थे वो थे रहीम उल्ला खां जो थे इसके नवाब हुआ करते थे। और यदि बात करें तो 1 जून 1949 को ये जो भोपाल स्टेट था इसको भाग ग में मिला दिया गया। याद रखें किसमें मिला दिया गया? भाग ग में 1 जून 1949 को भोपाल मिला दिया गया। जब भोपाल को भाग ग में मिलाया तो इसके जो सीएम थे वो शंकर दयाल शर्मा को बना दिया गया। शंकर दयाल शर्मा जो थे वो इसके मुख्यमंत्री बना दिए गए थे भाग ग भोपाल के। तो अब हमारे पास 4 इकाइयाँ हो गई। भाग क जिसकी राजधानी नागपुर थी, भाग ख जिसकी राजधानी 6 महीने इंदौर 6 महीने ग्वालियर थी, भाग ग जिसकी राजधानी रीवा थी और भाग ग में ही भोपाल स्टेट को शामिल किया गया जिसके मुख्यमंत्री पंडित बात करें शंकर दयाल शर्मा को बनाया गया था। तो इस प्रकार ये मध्य प्रदेश जो है वो हमें प्राप्त हुआ आज़ादी के बाद। लेकिन दोस्तों आप बहुत अच्छे से जानते हो कि 1953 में
फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया था। इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट भारत की संसद में पेश की थी और इसकी अनुशंसा के बाद 1956 में भारत की संसद ने एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया था। उस राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो मध्य प्रदेश की सीमा थी उसमें परिवर्तन आया था। तो अब हम मध्य प्रदेश की सीमा में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद क्या परिवर्तन आया उसको देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे मिटाने से पहले आपने जो भी चीज़ है वो नोट कर ली होगी। चूँकि आप वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो जो है वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। आप चाहें तो इसको स्टॉप करके पॉज करके इसको लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं किस बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि जो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ था उसके बाद मध्य प्रदेश में क्या परिवर्तन हुए। तो ध्यान रखना है कि 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद परिवर्तन क्या क्या परिवर्तन हुए थे, वो परिवर्तनों को आप लिख लीजिएगा। जैसे पहला परिवर्तन क्या हुआ था कि ये जो विदर्भ वाला इलाका है और नागपुर जो इलाका है वो महाराष्ट्र में चला गया था। तो याद रखिएगा कि विदर्भ प्लस नागपुर ये किसको दे दिए गए, ये महाराष्ट्र को सौंप दिए गए थे। इसके बाद जो मध्य प्रांत है उसमें हिंदी भाषी जो जिले थे, जो एरियाज थे, उनको तो हमने मध्य प्रदेश में मिला लिया। काय का मध्य प्रांत के हिंदी भाषी क्षेत्रों को तो मध्य प्रदेश में मिला लिया। लेकिन जो महाकौशल था इसमें कुछ मराठी भाषी क्षेत्र थे। कौन से? महाकौशल के मराठी भाषी क्षेत्र। जो महाकौशल है इसमें मराठी भाषी जो क्षेत्र थे इन्हें हमने किसको दे दिया, ये महाराष्ट्र को सौंप दिए। किसको दे दिए? महाराष्ट्र को सौंप दिए। इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे उनका नाम याद होना चाहिए, जिसमें एक आगे आपका भंडारा, एक नाम आगे आपका बुल्ढाना, अमरावती, नागपुर, यवतमाल, वर्धा, चांदा और अकोला। ये जो 8 जिले हैं, 8 क्षेत्र हैं, ये हमने महाराष्ट्र को दे दिए। जो शेष भाग बचा था वो हमने हमारे मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया। अब दोस्तों ये जो इलाके थे ये महाराष्ट्र को देने के बाद शेष भाग हमारे मध्य प्रदेश में शामिल हो गया। इसके बाद भी कुछ परिवर्तन हुए। कहाँ? मध्य भारत वाले इलाके में। मध्य भारत वाले इलाके में क्या परिवर्तन हुआ था उसको और देख लेते हैं। तो याद रखें कि जो मध्य भारत था यहाँ पर एक तहसील थी जिसका नाम था सिरोंज। ये सिरोंज जो तहसील है ये वर्तमान में है विदिशा जिले में। कौन से जिले में है? मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में है। इस समय ये तहसील जो थी वो कोटा में थी। जो कोटा जिला था राजस्थान का, ये सिरोंज तहसील उसमें थी। वहाँ से लेके हमने विदिशा में इसको शामिल कर लिया। और मंदसौर जो हमारा जिला है, जो मंदसौर जिला है, मंदसौर जिले में सुनेल टप्पा, जो भानपुरा तहसील है, भानपुरा तहसील के सुनेल टप्पा, ये सुनेल टप्पा को किसको दे दिया? इसको हमने राजस्थान के कोटा जिले में शामिल कर दिया। तो याद रखना है कि सुनेल टप्पा किस में शामिल कर दिया गया? ये राजस्थान के कोटा जिले में शामिल कर दिया गया। एक बार फिर सुन लीजिए कि मध्य भारत में जो कोटा जिला था उसकी सिरोंज तहसील को लेकर राजस्थान से लेकर विदिशा में शामिल कर दिया गया, और जो मंदसौर जिला था उसकी भानपुरा तहसील के सुनेल टप्पा को राजस्थान के कोटा जिले में मिला दिया गया। ये मध्य भारत में परिवर्तन किया गया था। इसके अलावा दक्षिण में यदि बात करें तो जो बैतूल है, यहाँ पर एक तहसील थी जिसका नाम था भैंस देही तहसील। इस तहसील को हमने महाराष्ट्र में तात्कालिक बम्बई में मिला दिया था। तो हमारे मध्य प्रदेश के नक्शे में ये परिवर्तन हमको दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन से परिवर्तन? एक तो हमने विदर्भ और नागपुर जो था वो महाराष्ट्र को दे दिया। ये कौन से क्षेत्र का हिस्सा था? ये महाकौशल का हिस्सा था, मराठी भाषी एरिया था, याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर मराठी भाषी क्षेत्र और भी महाराष्ट्र को दिए गए। कौन कौन से? भंडारा, बुल्ढाना, अमरावती, नागपुर, यवतमाल, वर्धा, चांदा और अकोला, ये 8 क्षेत्र दे दिए। इसके बाद मध्य भारत वाले इलाके में सिरोंज तहसील का हमने अदला बदली किया। किससे? सुनेल टप्पा से, राजस्थान के द्वारा किया। तो ये परिवर्तन हुए। तो ये तो मध्य प्रदेश का एक नक्शा तैयार हो गया था। कब? 1956 में, जब 1 नवंबर को मध्य प्रदेश बना था। तब 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश बना था तो तात्कालिक मध्य प्रदेश में 43 जिले थे। कितने जिले थे? 43 जिले थे और 8 संभाग थे। और इस पूरे का जो क्षेत्रफल था वो था 44, 32, 46 वर्ग किलोमीटर। इस समय के मध्य प्रदेश का इतना क्षेत्रफल था। अब
जो मध्य प्रदेश था यहाँ से अब मध्य प्रदेश का आंतरिक पुनर्गठन होगा। और आंतरिक पुनर्गठन में सबसे पहला काम क्या होगा वो देखते हैं। आंतरिक पुनर्गठन में सबसे पहला काम हुआ था 26 जनवरी 1972 को भोपाल और राजनांदगांव ये 2 नए ज़िले बने थे। याद रखना है 1 नवंबर 1956 को कितने ज़िले थे, उस समय ज़िले की संख्या थी कितनी, 43। 2 नए ज़िले बन गए, कौन से, भोपाल और राजनांदगांव। तो इसमें 2 जोड़ देंगे, ज़िलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 45। 1972 में भोपाल राजनांदगांव अलग ज़िले बनने के बाद ज़िले 45 हो गए थे। इसके बाद 1982 में एक समिति बनी थी BR दुबे समिति। ये BR दुबे समिति जो थी इसे जिलों के पुनर्गठन का काम सौंपा था। इस समिति ने मई 1998 में अपनी रिपोर्ट दी और इसकी अनुशंसा के बाद 10 नए ज़िले बने थे। कितने, 10 नए ज़िले बने थे इसकी अनुशंसा के बाद 25 मई 1998 को। तो ये 10 नए ज़िले बने, तो यहाँ पर 10 जोड़ देते हैं 1998 में, तो 55 हो गया। तो 1998 में ज़िलों की संख्या कितनी होगी, 55। इसके बाद मई 1998 में ही, कब, मई 1998 में ही एक समिति बनी थी जिसका नाम था सिंहदेव समिति। ये सिंहदेव समिति ने पुनः जिलों की कितनी संख्या दी, 6 ज़िले इसने भी बनाने की बात की। और ये 6 ज़िले कब बने थे, 30 जून 1998 को। तो 30 जून 1998 को पुनः कितने ज़िले बन गए, 6 नए ज़िले बन गए। और ये 6 नए ज़िले बनने के बाद मध्य प्रदेश में ज़िलों की संख्या कितनी हो गई, 61 हो गई थी। इसका मतलब 30 जून 1998 तक मध्य प्रदेश में ज़िलों की संख्या 61 हो गई थी, क्योंकि 1998 में कितने, 6 और 10 टोटल 16 ज़िले बन गए थे और 61 ज़िले हमारे थे। लेकिन दोस्तों यहाँ से एक और बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ता है, क्योंकि 1 नवंबर सन 2000 को 26वें राज्य के रूप में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जो है वो अलग हो गया था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था। और ये जो छत्तीसगढ़ अलग हुआ था ये 26वां राज्य था। और इस नए राज्य में तात्कालिक मध्य प्रदेश के 3 संभाग, कितने संभाग, 3 संभाग और 16 जिले चले गए थे। तो इस समय तक हमारे पास कितने संभाग थे, इस समय तक हमारे पास संभाग थे 12 और जिले कितने थे, 61 थे। तो 3 संभाग चले गए, तो हमारे पास संभाग कितने बच गए, 9। और यहाँ 16 जिले चले गए, तो कहीं ना कहीं हमारे पास जिले कितने बच गए, 45। तो इस प्रकार हमारे पास जब छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ तो 45 जिले और 9 संभाग थे। याद रखना है कि 2008 में शहडोल संभाग बना था। कौन सा संभाग बना था, शहडोल संभाग बना था। जिसके बाद मध्य प्रदेश में वर्तमान में संभागों की संख्या कितनी है, 10 संभाग है वर्तमान में। अब हम बात करते हैं जिले की। जिले की यदि बात करते हैं तो 1 नवंबर सन 2000 को कितने जिले थे, 45 जिले थे। इसका मतलब वर्तमान में तो 52 जिले हैं। तो कैसे बने होंगे, एक एक करके इन जिलों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 15 अगस्त 2003 की। 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बने थे। कितने जिले बने थे, 3 नए जिले बने थे। एक जिला बना था गुना से अशोकनगर, तो गुना से अशोकनगर एक जिला बना। इसके बाद खंडवा से बुरहानपुर एक नया जिला बना। और एक था शहडोल से अनूपपुर। तो कितने जिले बन गए, ये 3 जिले नए बन गए थे 2003 में। इस प्रकार 2003 में जब 3 जिले बन गए तो यहाँ पर 45 जिले हमारे पास शेष बचे थे। तो हमारे यहाँ पर जिलों की संख्या कितनी हो गई, 48 हो गई। सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तो मध्य प्रदेश के 16 जिले चले गए थे। तो हमारे पास कितने जिले बचे, 45 जिले बने थे। अब यहाँ पर कितने नए जिले बन गए, 3। तो 45 और 3 48 जिले हो गए। इसके बाद 2008 में 2 जिले बने थे। कितने जिले बने, 2008 में 2 जिले बने थे। कब, एक 17 मई को बना था और एक 24 मई को बना था। 17 मई को क्या बना था भैया, 17 मई को बना था झाबुआ से अलीराजपुर। तो झाबुआ से अलीराजपुर कब बना था, 17 मई सन 2008 को। और 24 मई सन 2008 को क्या बना था, 24 मई सन 2008 को बना था सीधी से सिंगरौली। सीधी से सिंगरौली जो है वो ये जिला बना था
2008 में 24 मई को। तो ये 2 जिले बने, तो यहाँ पर 2 जोड़ दो तो कितना हो गया 50। इसका मतलब सन 2008 में 2 जिले बनने के बाद मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई थी, 50 हो गई थी। एक और जिले को देख लो, 16 अगस्त 2013 को शाजापुर, उज्जैन संभाग में, शाजापुर कौन से संभाग में है, उज्जैन संभाग के शाजापुर से क्या बना था, आगर जो है वो एक नया जिला बना था। तो एक जिला बना, तो यहाँ पर कितने हो गए जिलों की संख्या, 51 जिले हो गए। उज्जैन संभाग में आगर मालवा शाजापुर से अलग हुआ था 16 अगस्त 2013 को। इसके बाद एक और जिला बनता है 30 सितंबर 2018 को। ये जिला था सागर संभाग में, कौन से संभाग में, सागर संभाग में जिला बना था। सागर संभाग में पहले 5 जिले थे, लेकिन इसके बनने के बाद सागर संभाग में हो गए 6 जिले। और ये कौन से नंबर का जिला था, 52वां जिला था। कौन सा, टीकमगढ़ से निवाड़ी जो है वो बना था आपका 52वां जिला। कहाँ से, टीकमगढ़ से निवाड़ी जो है वो 52वां जिला बना था। तो इस प्रकार हमारे पास टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई, 52। और कितने संभाग हैं, 10 संभाग हैं। तो ये मध्य प्रदेश में अब तक के 52 जिलों के बनने की प्रक्रिया थी, उसकी कथा थी। अब एक कन्फ्यूज़न हमारे पास होता है। एक बात तो ये कि 11वें संभाग के रूप में छिंदवाड़ा का नाम प्रस्तावित है, तो 10 संभाग हैं, 11वां संभाग जब भी छिंदवाड़ा हो जाएगा तो उसको बना दिया जाएगा। और दूसरी बात, मार्च 2020 में जब कांग्रेस की सरकार गिरने की कगार पर थी, तो उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी कुछ प्रस्ताव पास किए थे। और ऐसे ही प्रस्ताव पास किए थे इस बार की कमलनाथ सरकार ने, क्या कि नागदा, चाचौड़ा और मेहर, ये 3 जिले बनाने का प्रस्ताव जल्दबाजी में पास कर दिया गया था कांग्रेस सरकार ने 2020 मार्च के महीने में। परंतु ये इस पर अंतिम मुहर नहीं लग पाई थी और सरकार गिर गई थी। इसके बाद नई सरकार ने इस पर कोई विचार नहीं किया, इसलिए ये 3 नए जिले अस्तित्व में नहीं आए। तो याद रखना है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने, 52 जिले हैं। कुछ और फैक्ट आप याद रखिएगा, जैसे जो महू है उसको 2003 में अंबेडकर नगर नाम दे दिया था। 2011 में जो भावरा है उसको चंद्रशेखर आज़ाद नाम दे दिया था। ये आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हमने पूरे मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन को लेकर चर्चा की थी और मुझे उम्मीद है कि हम अगले लेक्चर में जब दोबारा से एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे तब तक आप पिछले सभी टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर चुके होंगे। और दोस्तों हाँ, कि कोरोना के काल में सरकार ने छूट दी है, अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है और ऐसे में कई लोगों को मैं भी देख रहा हूं कि वो लोग बिना मास्क के, बिना किसी सावधानी के सड़कों पर घूम रहे हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि मास्क ज़रूर पहनें और जितना हो सके सुरक्षित रहें, बार बार हाथ धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करते रहें, ताकि आप सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा और देश तरक्की भी करेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।